हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हिस्ट्री की क्लास को लेकर आए हैं। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि मौर्य वंश है। मौर्य वंश से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। चलिए, मौर्य वंश। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। इस वंश का जो संस्थापक था मौर्य वंश का, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसके जो गुरु थे वो थे चाणक्य। चाणक्य का नाम तो बड़ा फेमस है आज भी। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। मतलब चाणक्य के नाम जो थे वो विष्णुगुप्त भी था और कौटिल्य भी था। ठीक है, वास्तविक नाम था, लेकिन फेमस किस नाम से हुए? चाणक्य के नाम से हुए। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था और चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया है। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधी बातों का उल्लेख किया है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र था। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र था। अगर अर्थशास्त्र पूछे कि अर्थशास्त्र किस टाइप की पुस्तक है, मतलब किससे संबंधित है, तो अर्थशास्त्र सिर्फ नाम है। अर्थशास्त्र रिलेट नहीं करती है, रिलेट करती है ये राजनीतिक संबंधों से रिलेट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। मौर्य वंश का प्राचीनतम मुद्रा क्या थी? तो पर्ण थी। इनकी प्राचीनतम मुद्रा कौन सी थी? तो पर्ण थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। मौर्य वंश एक प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से वॉच करिए, इसके बाद एमसीक्यूज भी लगाएंगे। मौर्य वंश प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधित बातों का उल्लेख किया है। मौर्य वंश की प्राचीनतम मुद्रा क्या थी? पर्ण थी। मौर्य वंश एक प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति ने, सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था और इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य पर। ठीक है, इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक किसकी है? तो इंडिका पुस्तक किसकी है? तो इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज की है। यह मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक का निर्माण करा है? तो इंडिका पुस्तक का निर्माण करा है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया था और इस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कॉर्नेलिया, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कॉर्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। कहने का मतलब है पहले इन दोनों में आक्रमण हुआ था, लड़ाई हुई थी। उसके बाद जो कंप्रोमाइज़ हुआ था उस बेस पर जो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी कॉर्नेलिया, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था। ठीक है, और इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा जमाया था। जो सेल्यूकस निकेटर ने जो
महाजनपद थे उनको जीता था, तो जब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था तो उसके बाद जनपदों को भी इनके नाम कर दिया था। ठीक है, जो जो राज्य जीते थे, तो इसने भारत के 8 महाजनपदों पर कब्जा कर लिया था। ये इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। जब इनके अंतिम समय था इनके जीवन का, उस टाइम इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो श्रवण बेलगोला में हुई। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? तो श्रवण बेलगोला में। किसके तहत हुई? तो उपवास के दौरान हुई। उपवास के दौरान हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था लास्ट टाइम में अपने, तो जैन धर्म में ये कहा गया है कि उपवास के दौरान मृत्यु अगर होगी तो उसमें मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई। और इसके बाद इनका जो अगला शासक बना वो बने बिंदुसार। बिंदुसार इनके कौन थे? पुत्र थे। बिंदुसार कौन थे? पुत्र थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई थी। और इसके बाद बिंदुसार अगला शासक बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार और भद्रसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपने लास्ट टाइम में जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन बिंदुसार जो थे वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं जिससे बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाए। मौर्य वंश, इस वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य था। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक किससे रिलेट करती है? तो राजनीतिक संबंधों से रिलेट करती है। मौर्य वंश एक प्राचीनतम जो मुद्रा थी, प्रचलित मुद्रा, उस टाइम पे पर्ण थी। मौर्य वंश एक बहुत पुराना मतलब प्राचीनतम राजवंश है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने आक्रमण किया था। और इस सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत का नाम था वो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो कॉर्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह कर लिया था और भारत के 8 महाजनपदों को अपने नाम कर लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था या जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई, उपवास के दौरान हुई, क्योंकि जैन धर्म में उपवास से मृत्यु अगर होती है तो मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है, तो इसलिए इन्होंने भी उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जो शासक बना वो बिंदुसार बना। बिंदुसार इनके पुत्र थे। पुराणों में बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। जब बिंदुसार का शासनकाल था तो उस टाइम पे तक्षशिला जो था वहाँ पर विद्रोह हुआ था और इसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन हुए? बिंदुसार। तो बिंदुसार के जब शासनकाल था तो उस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अपने पुत्र को अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता था। मतलब उन्होंने जो विद्रोह हो रहा था उसको तो शांत किया ही किया था, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रजा का जो प्रेम और विश्वास था वो भी जीता था। ठीक है, बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था और इसके बाद अशोक अगला शासक बना था। मतलब जो इनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने 8 महाजनपदों को जीता था, लेकिन बिंदुसार ने 10 महाजनपदों पर राज कर लिया था। और इसके बाद जो अगला शासक बना वो सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक कौन थे? इनके सम्राट अशोक इनके पुत्र थे। तो समझ में आया? पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक, सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक बहुत ही प्रतापी शासक थे और सबसे ज़्यादा फेमस जो शासक थे वो मौर्य साम्राज्य में वो यही हुए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, मतलब पहले बिंदुसार थे और बिंदुसार के बाद जब सम्राट अशोक बने थे तो कब बैठे थे?
राजगद्दी पर, तो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर ये बैठा था। इसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, राज सिंहासन पर बैठने के लिए इन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्योंकि भाई पिता के बाद कौन होता है, बड़ा भाई, वही तो बैठेगा राजगद्दी पर, लेकिन फिर भी इन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक की पत्नी थी कारुवाकी। सम्राट अशोक की पत्नी का नाम था कारुवाकी। इनसे ये बड़े प्रभावित हुए थे। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से देखिए। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व, मतलब 269 में हुई थी, और 261 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजगद्दी तोसली पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने 16 महाजनपदों पर अधिकार कर लिया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि 16 महाजनपदों पर किसने अपना अधिकार कर लिया, तो सम्राट अशोक ने, और 10 महाजनपदों में बिंदुसार ने, 8 महाजनपदों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पूरे मौर्य साम्राज्य में अशोक सबसे महाप्रतापी शासक था और इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन पड़ा था। ठीक है, प्रारंभ में अशोक ने जैन धर्म का अनुयायी था, क्योंकि भाई इनके दादा, इनके पिता सब जैन धर्म के अनुयायी थे, तो ये भी प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन बाद में कलिंग युद्ध में भारी मारकाट के कारण इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, रिवीजन कर लीजिए। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया, बल्कि वहां की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीता था। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया था और इसके बाद अशोक अगला शासक बना था। सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। सम्राट अशोक की पत्नी कारुवाकी से ये काफी प्रभावित हुए थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजगद्दी तोसली पर अपना अधिकार जमा लिया था। सम्राट अशोक ने 16 महाजनपदों पर अपना कब्जा कर लिया था। पूरे मौर्य साम्राज्य में अशोक सबसे महाप्रतापी राजा था और इनके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन पड़ा था। प्रारंभ में अशोक ने जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन कलिंग में भारी मारकाट के कारण इन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य थे उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। ठीक है, इस वंश का अंतिम जो शासक था वो बृहदर्थ था। तो समझ में आ गया, सबसे पहले जो सम्राट अशोक थे वो जैन धर्म के ही अनुयायी थे, लेकिन कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस पर भारी मारकाट के कारण इन्होंने वस्त्रों को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था, और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, अब जो अशोक थे, इनके अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का, वो थे बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अशोक देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात थे। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में देवनाम प्रिय किस के नाम से विख्यात कौन है, तो सम्राट अशोक का नाम लगा के ऑप्शन में लगा कर आइएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो कई सारे देशों में इसका प्रचार है, लेकिन जैन धर्म जो है वो भारत में ही रहकर रह गया है। ठीक है,
नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? तो प्रकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस लिपि में लिखे हुए हैं? तो प्रकृत और ब्राह्मी लिपि में। अगर बौद्ध धर्म की बात करी जाए तो बौद्ध धर्म किस लिपि में है? तो पाली लिपि में है। और जैन धर्म की प्रकृत में है। और अशोक के अभिलेख किस में लिखे गए? तो प्रकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो थ्योरी का सेशन है यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं। चलिए एमसीक्यूज को लगाते हैं। आप भी बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही बैठ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? बताइए। ए महापद्म नंद, बी नंदीवर्मन, सी राष्ट्रपाल या फिर डी घननंद? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के जो शासक थे धननंद, इनको पराजित करके समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो अभी थ्योरी में आपको बताया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी दशरथ? तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या दरबार में रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए नीतिसार, बी अर्थशास्त्र, सी मुद्रा राक्षस या डी इंडिका? कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए नीतिसार, बी अर्थशास्त्र, सी मुद्रा राक्षस या डी इंडिका? तो कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना जो है वो आपकी बी अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? ए विष्णुगुप्त की, बी चाणक्य की, सी मेगास्थनीज की या डी टॉलमी की? बताइए इंडिका किसकी रचना है? अभी थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पढ़िए। ए कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य है, बिल्कुल सही है। बी चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की शिक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील की निर्माण करवाया था, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की शिक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए थे, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ए 269 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 259 ईसा पूर्व या डी 251 ईसा पूर्व? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। और कब राजगद्दी पर बैठे थे? तो 269 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए पोर्ट्रेटरी फैंथलेयर ने, बी विलियम जोन्स ने, सी चार्ल्स फिलिंग्स ने या डी जेम्स प्रिंसिप ने? तो नया क्वेश्चन है ये। सम्राट अशोक ने के शिलालेख ने सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो कलिंग विजय का वर्णन है ए 9वें, बी 10वें, सी 11वें या डी 13वें? तो कलिंग विजय की जो का वर्णन जो है वो डी 13वें पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? ए अहरोरा में, बी मास्की में, सी अरगुड़ी में या डी सहसराम में? तो ये भी नया क्वेश्चन है। तो किस में बुद्ध, शाक्य व अशोक नाम मिलता है? तो बी मास्की में मिलता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था?
ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी बिंदुसार ने, सी अशोक ने या डी कनिष्क ने। तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था सी अशोक ने। ठीक है, सांची का जो स्तूप है बौद्ध धर्म का वो सबसे बड़ा स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में है। और किसने इसका निर्माण कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया था? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7? बताइए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया था। ठीक है, 7 भागों में वर्गीकरण किया था। इसी के साथ आपकी जितने भी MCQs हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी भी कंप्लीट करा दी है यहाँ पर हमने, और जो भी आपके MCQs थे वो भी हमने कंप्लीट करा दिए यहाँ पर। तो वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो, अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी तरह जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो है जो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।